पीटीआई की तरफ से आप पंजाब असम्बली के अंदर चीफ व्हिप की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। चीफ व्हिप की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? कि हमने कोऑर्डिनेशन करनी होती है। जैसे ये डेफर्मेशन बिल था, दूसरे बिल आते हैं तो हमने जमा करवाने होते हैं कि हमारे ये इतराज़ात है। आपके हलके का आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा जो हल्का है वो 70 किलोमीटर लंबा है। दरिया के ऊपर जो है जो बंद बनाना चाहिए। पंजाब में वाहद तहसील अहमदपुर सियाल हेडक्वार्टर है जो डूब गया। जैसा एहतजाज बजट के दिनों के अंदर किया गया, क्या वो जो आपने हलफ उठाया हुआ है उसके मुताबिक है? देखिए उसके मुताबिक है, ये पिछले 20 साल से हो रहा है, 30 साल से हो रहा है, 40 साल से कोई पहली दफा नहीं हुआ। अगर अपनी ज़िंदगी को एक नज़म में बयान करने का मौका मिले तो कोई नज़म या शेर? पहले तो दस्तार बचाना मुश्किल था, अब तो डर है कि दस्तार के साथ सर भी ना चला जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अली और आज एक नई एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक PP-130 अहमदपुर सियाल जंग से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रुकने सूबाई असम्बली भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ व्हिप की जिम्मेदारियां भी पंजाब असम्बली के अंदर अदा कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना शहबाज अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर, अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं। इसे जी बचपन में मैं, क्योंकि हमारे अहमदपुर सियाल में कोई स्कूल वगैरह उस वक़्त ज़्यादा नहीं थे, तो मैं फिर फैसलाबाद में डिवीज़न पब्लिक स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया, वहाँ से फिर मैंने एफ़ए और बीए किया। फिर उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ के लिए चला गया, लेकिन फिर उसी वक़्त मेरी शादी हो गई तो लॉ मेरा दरमियान में ही रह गया। अच्छा, शादी रुकावट बन गई आपकी नहीं, लॉ के अंदर? हाँ, बस यही समझिए कि अच्छा, ये बताएं, ज़माना तालिब इल्मी के अंदर आप किस तरह के स्टूडेंट थे? शरारती थे, संजीदा मिजाज थे, पढ़ाई के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था या फिर एवरेज स्टूडेंट? मेरे स्पोर्ट्समैन थे हम, तो हँसी-खुशी रहने वाले थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। ठीक। हाँ जी। उसके अलावा अपने बचपन की कोई अपनी याद ताज़ा करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बचपन में ना डीपीएस जो था ना हमारा स्कूल फैसलाबाद, और डीपीएस लाहौर के ना हर टीम में आधे-आधे प्लेयर होते थे, तो हम जाते थे कैडेट कॉलेज अज़मत खेलने के लिए। तो वहाँ पर हम गए तो उधर हमें उस वक़्त फ़ौज लगती थी जो हमें वो कैडेट कॉलेज ले गई, वहाँ हमने रहना था 5-6 दिन। तो वहाँ पर ना सुबह को और दोपहर को और रात को ना नाश्ता एक ही दिया करते थे। वो सुबह को ना गाय कर लेते थे, वो ही 3 टाइम चलती थी। तो हमें इतना वो गोश्त वग़ैरह पसंद नहीं था, तो हम ना उनके बाग थे, ठीक। कुछ दोस्तों ने बाग में चले जाना, वो खुरमानियों के बाग थे, उधर से खुरमानियाँ तोड़-तोड़ कर खानी। तो वो हमारे एक टीचर थे ना, उन्होंने देख लिया, तो किसी ने शिकायत लगा दी कि ये जो थे ना जी, इन्होंने तो सारा बाग उनका खा गए हैं। तो उन्होंने ना जी हमें पकड़ कर ना, टीचर ने कहा, ये आ जाए जी सारे इधर, सारे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए। तो हम हाथ ऊपर करके खड़े हो गए, तो वो जो उधर से था ना जो मालिक उसका, वो भागा भागा आया। तो उसने कहा जी हाथ नीचे करो जी, नीचे करो। तो हमारे टीचर ने कहा जी इन्होंने बड़ा आपका नुकसान किया, तो मैंने इधर से आपके बाग से ही पकड़ा है इनको, ये खुरमानियाँ खा रहे थे आपकी। उसने ना बड़े आराम से कहा, उनका नहीं नहीं कोई नहीं, इनको खाने दो, हम समझेगा पंजाब से आंधी आई थी। तो बड़े ऐसे वाकयात हैं। सियासी सफ़र का आगाज़ कहाँ से स्टार्ट किया? क्या ये शुरू से ही लीडरशिप रोल आपके अंदर था या फिर किसको देख के आपको? असल में ना मेरे दादा जो थे इंडिया में, वो सियासत करते थे, उधर से मेंबर थे। फिर मेरे वालिद साहब जो थे, वो उनका सियासत से इतना लगाव नहीं था, लेकिन फिर उनको लोगों ने कहा जी कि आप जो है इलेक्शन लड़े, तो वो भी फिर आ गए सियासत में। मेरे भाई थे, वो भी 2 दफ़ा जो है उधर नाज़िम रहे हैं। अहमदपुर सियाल एक यूनियन कौंसिल है, एक समंदवाना यूनियन कौंसिल है। तो फिर उन्होंने तहसील, उस वक़्त हमारी शोरकोट होती थी, उसका इलेक्शन लड़ा। तो मैं फिर ना, मैंने कहा कि अब जो है सियासत जो है वो पंजाब की करते हैं, तो इधर की तो अपने इलाके की तो हो गई है। तो फिर मैंने जो है कि ये सोचा कि अब जो है ना पंजाब की सियासत। किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप और आपने जो पार्टी चूज़ की, इससे पहले भी क्या आप पीटीआई में ही थे? नहीं, ये हमने जो है ना जी पार्टी पहले तो नहीं थे, पहले तो आपको पता है गाँव में अब वोट ज़्यादा जो है, ना कोई इतनी ज़रूरत थी, तो जहाँ से इलाके वाले लोग ही वोट देते हैं, उस वक़्त ये पार्टियों का इतना रुझान नहीं था। 2018 के जो इलेक्शन थे उससे पहले हमने पीटीआई जॉइन की, तो फिर 2018 में
अल्लाह ने बड़ा करम किया और लोगों ने वोट दिया तो मैं एमपी मुंतखब हो गया। उसके बाद फिर मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी रहा लाइफ स्टॉक का। तो बड़ा उस वक़्त बुज़दार साहब हमारे वज़ीर आला थे। तो 2 साल हमें कोरोना में भी गुज़ारने पड़े, उसके बावजूद जो थे हल्के के लिए मैंने तकरीबन 12-13 अरब रुपए के फ़ंड लिए, जिसमें से 5 अरब की एक स्कीम थी, जिसमें पूरी तहसील में वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट, सीवेज, टफ टाइल, पीसीसी पूरा काम आज भी वो काम हो रहा है। अभी उसके ऊपर तो कोई 70-80 करोड़ रुपया लगा, बाकी ये भी 4-5 साल में वो काम मुकम्मल होगा। मेरा ख़्याल है मेरी पूरी जो तहसील है ना उसमें कवर हो जाएगी। सीवरेज के लिहाज से भी टफ टाइल, पीसीसी, सड़कें हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी। तो पूरी तहसील के हमने ना हर देहात का, हर जगह का नाम दिया और कोई ऐसी चीज़ 5 अरब में बचेगी नहीं। ये वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है, ये रोल बैक भी नहीं हो सकता, ये चलेगा इंशाल्लाह। आपको पार्टी ने रीच किया या आपने खुद पार्टी ज्वाइन की? देखिए जी, हम जो थे ना जंग में उस वक़्त पीटीआई में कोई नहीं था। तो हमारे लीडर हैं साहबज़ादा महबूब सुल्तान साहब, वो एमएनए भी है, इस वक़्त भी हैं, उनके भाई भी एमएनए साहबज़ादा मीर सुल्तान साहब, पिछली दफ़ा भी दोनों भाई थे, तो फेडरल मिनिस्टर भी थे। तो सारे जो हम ग्रुप थे उन्होंने बैठ कर फ़ैसला किया कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है यही एक वाहिद पार्टी है और यही वो लीडर है जिसने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, जिसने पाकिस्तान के लोगों के लिए यूनिवर्सिटियाँ बनाई, जिसने कैंसर हॉस्पिटल बनाए, जिसने सब कुछ ये कह दिया है कि मेरा मरने के बाद सब कुछ पाकिस्तान का होगा, शौकत खानम हॉस्पिटल का होगा। तो इसको लालच कोई नहीं, एक ही ईमानदार आदमी है, तो इसी के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो हम फिर तहरीक इंसाफ में सारा ग्रुप शामिल हो गए। तो 10 की 10 जो वो उस वक़्त की टिकटें थी, वो साहबज़ादा महबूब सुल्तान साहब को मिली। इसका मतलब है कि ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होने की वजह से भी एक आम वजह कह सकते हैं कि आपको टिकट मिली। नहीं, वो मसला है कि हम सारे ग्रुप थे ना जी 10 जी। हम सारे जो है वो उसमें से 6 एमपीएज़ तो 7 में से 6 एमपीएज़ तो इन दोनों भाइयों के नीचे आते हैं। तो वो सब कोऑर्डिनेशन थी तो फिर इसीलिए सबने मिलकर ये अगर कोई आम बंदा या कोई नौजवान जिसके पास बैकग्राउंड भी नहीं है सियासी, अगर वो सियासत में आना चाहे, तो उसके लिए मुश्किलात होंगी? नहीं, नहीं कोई ऐसी मुश्किलात नहीं, आप ये देख लें। तो अब हालात ये हो गए हैं कि हमारे जो थे 18 एमपीएज़ हैं जो पिछली दफ़ा थे 2018 में, अब सारे नए लड़के हैं। तो जिसको खान ने टिकट दिया है वो बन के ही आया है फॉर्म 45 के ज़रिए। अगर हमारे जो है 47 वाले एमपीए निकाल दें तो हम दूसरी तरफ हों तो सारे हमारे हों। आप कौन से एमपी हैं? 47 वाले या 45 वाले? सर हम तो तरीके इंसाफ का तो कोई 47 वाला है नहीं, सारे 45 वाले हैं। क्योंकि वो तनकीद तो दोनों तरफ से होती है ना? नहीं, आप ये तनकीद कोई नहीं करेगा, अच्छा। ये एक तरफ से ही होगी। ये वन वे ट्रैफ़िक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं। हम तो इलेक्शनों से गए भी 6-7 दिन पहले हैं, किसी ने हमारे घर तोड़ दिए गए, हमारे कारोबार बंद कर दिए गए, तो हमने बड़े एक आग का दरिया अबूर कर ये इलेक्शन लड़ा है और यहाँ पर पहुँचे सारे। तहरीक इंसाफ के साथ आपकी वाबस्तगी नज़रियाती है या फिर सियासी मफाद तक? नसरियाती है। देखिए हम यही इसी वजह है कि हम अगर समझते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के लिए अगर कोई बेहतर है, तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, इमरान खान साहब। तो इसके लिए अब देखें हमारी प्रायोरिटीज़ में बड़ा फ़र्क है। किसी की प्रायोरिटीज़ है सेहत, तालीम, तो किसी की है सड़कें और गाड़ियाँ। तो हम जो है वो सेहत और तालीम के पीछे खड़े हैं इमरान खान के साथ। अच्छा राना साहब, आप ये बताएं कि अगर कल को पार्टी का फैसला आपके ज़मीर से टकरा जाए, तो आप ज़मीर की मानेंगे या पार्टी के फैसले की? देखिए जी, हम देखिए तहरीक-ए-इंसाफ में हैं, तो जो पार्टी का फ़ैसला होगा वही हमारा फ़ैसला होगा। देखिए ये कोई या तो आप उस पार्टी में शामिल ना हों। अगर अब आप उस पार्टी में हैं तो फिर आपको उनके फ़ैसलों का एहतराम करना होगा। देखिए हमने चलती हुई गवर्नमेंट में 2000 जो 18 में बने थे, 2023 में अपनी गवर्नमेंट खुद तोड़ दी थी। हम समझते थे कि इस मुल्क में आइन है और इलेक्शन 90 दिन में हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी तजर्बात से तो आदमी सीखता है, वैसे तो नहीं पता लगता। आपके हलके का आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे हलके का जो इस वक़्त जो सबसे बड़ा मसला है, वो है कि हमारा जो हलका है, वो 70 किलोमीटर लंबा है। उसके ऊपर दरिया के ऊपर जो है, वो अब जो बंद बनाना चाहिए, क्योंकि बंद बनेगा तो हमारे तहसील का है ये पंजाब में वाहद तहसील अहमदपुर सियाल हेडक्वार्टर है जो डूब गया है। अभी तक बंद नहीं बना। नहीं, बंद नहीं बना, वहाँ पर ज़ाती बंद था हमारा जो अवाम ने बनाया हुआ था। वो क्योंकि इस दफ़ा जो है इनसे मैनेज नहीं हो सका सैलाब,
तो इन्होंने उधर पानी जो है हैड मोहम्मद वाला को ब्रीच नहीं किया, जिसकी वजह से तमाम जो था हमारी तरफ डैम बन गया। तो तहसील हेड क्वार्टर में 100 साल में पहली दफ़ा अहमदपुर सियाल में पानी है, जिसमें एसी जो था हमारी हिफाजत के लिए उधर मामूर और डीसी ये हमें नहीं डूबने देगा, उसका अपना घर 9-9 फुट पानी चला गया। तो जो था डीसी वो भी हमें बचा ना सका, उसने भी हामिद मीर उधर गया था तो उसने बंदों से पूछा तो उन्होंने कहा जी ये डीसी साहब हमारा गढ़ महाराजा डुबोना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं गढ़ महाराजा नहीं डूबने दूंगा, मैं दूसरी तरफ कट कर दूँ। तो बाद में उन्होंने कट नहीं किया, उस वक़्त रिटायर ब्रिगेडियर का एक रकबा था। फिर उसके बाद इन्होंने हेड मोहम्मद वाला पर कट करने थे दोनों तरफ। 2014 में जब गढ़ महाराजा पर हज़रत सुल्तान बहू ब्रिज में कट हुआ था, उसी वक़्त हेड मोहम्मद वाला में कट हो गया था। तो इन्होंने उधर कट नहीं किए, क्योंकि उधर बड़े लोगों की ज़मीनें थी, लेकिन पानी दोनों तरफ से उधर फिर चला गया, उनको नुकसान हुआ वो ना काटने का, जिससे ये आपका सारा शुजाबाद ये जो सा और आगे अलीपुर ये सारा जो है अहमदपुर सियाल ये सारा डूबा। ये सिर्फ एक कट ना करने की वजह से, गवर्नमेंट की नाक़िस पॉलिसी की वजह से सारा मसला आया। तो ये लेट हो गए थे वो कट, जब गढ़ महाराजे वाला इन्होंने कट किया तो उसी वक़्त कट करना चाहिए था। तो जिसका आज भी हम जलालपुर पीरवाला के लोग आज भी जो है 9-9 फुट पानी में हैं। तो लोगों कई ऐसी बस्तियाँ हैं जो सफ़ा हस्ती से मिट गई। कई ऐसे लोग हैं जो रात को निकल ही नहीं सके। देखिए अहमदपुर सियाल में जब सैलाब आया ना, तो एसी और डीसी ने कहा था ये महफूज इलाका है। लेकिन वहाँ शाम को जो 5 बजे 6 बजे के करीब वो टूटा है, तो रात को सोए हुए थे लोग जब पानी आ गया। लोगों को पता ही नहीं चला, लोग उधर से निकल ही नहीं सके, रेस्क्यू नहीं हो सके, ना कोई ऐलान कराया गया, ना किसी को पहले बताया गया। तो इतनी बड़ी आबादी थी, एकदम सैलाब आने की वजह से वो लोग अपने घरों में ही मामूर होकर रह गए। तो अब आप देखें कई लाशें निकल रही हैं, कई जानवर मुर्दा हालत में निकल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सैलाब हमसे को मैनेज हो सका है। बहुत सारे लोगों का सैलाब के अंदर नुकसान हुआ है, जानी और माली दोनों। इसके बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से बहुत सारे ऐलानात किए गए कि हम उनकी मदद करेंगे। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने विज़िट भी किया। क्या वो आपके इलाके में आए और अमली इक़दामात हो रहे हैं या नहीं? देखिए जी, अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तक तो सिर्फ़ एक बताया जा रहा है सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है। तो बाकी जो है आप देखेंगे लोगों के नुकसान बड़े हो गए हैं। तो अभी उन्होंने कहा है जी कि मैं 20,000 रुपया पर एकड़ जो है खर्चा दूँगी। अगर यही देखिए यही ऐलान इंडिया ने किया 20,000 रुपए का। लेकिन उधर का 20,000 रुपया हमारे 65,000 के बराबर है। उधर 1350 रुपए की बिल्कुल, डीएपी वो है, किसान का बिल्कुल वो उधर हमें 1350 की डीएपी है, इधर 14,500 की डीएपी है। अगर 20,000 की उधर डीएपी 1350 के हिसाब से लें तो यहाँ वो 2 लाख रुपया बनता है। 2 लाख की हमारी उतनी डीएपी आएगी जितनी उनकी 20,000 में आएगी। तो हमारा जो 14,500 की हमने 2-2 बोरियाँ डीएपी डाली हुई हैं, 2 3-3 हमने यूरिया की डाली हुई हैं, वो 7-7 हज़ार रुपए तक थी बोरी। और उसके बाद अगर आप देखें डीज़ल का जो खर्चा है, वो 2-2 सवा 2-2 लीटर 1 लीटर पर मुंजी पर हुआ है। कमाद पर उससे भी ज़्यादा हुआ है, वो 8-9 महीने में तैयार हुई हुई है। कपास पर उससे ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो ये हमारा खर्चा अगर आप काउंट करेंगे तो वो 1 लाख कितने हज़ार है। 20,000 रुपया तो ये जैसे कहते हैं ना ऊँट के मुँह में ज़ीरा वाली बात है। तो इससे मेरा नहीं ख़्याल ये जैसे ये कर रहे हैं ऐलानात ये दूसरे ये वही ऐलानात हैं जो मस्जिदों में होते हैं कि फलाने का जनाज़ा है तो आप लोग आ जाएँ, तो चंद लोग ही जाते हैं। मेरा नहीं ख़्याल ये मिल सके और दे सके ऐसे। पीटीआई की तरफ से आप पंजाब असेंबली के अंदर चीफ व्हिप की ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। पहले तो आप ये बताएँ कि चीफ व्हिप की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं? और दूसरा आप ये बताएँ कि आपका तजुर्बा कैसा रहा? जो चीफ व्हिप की ज़िम्मेदारियाँ का मसला है ना, वो ये होता है कि हमने कोऑर्डिनेशन करनी होती है। देखिए अपोज़िशन में हमारे 107 एमपी हैं, हम रिक्विज़िशन जमा कराते हैं, तो हमारे 94-96 होने चाहिए। कितने मुल्क से बाहर हैं, कितने मुल्क में हैं, फिर हमने सबसे राब्ता करना होता है, फिर उनसे साइन लेते होते हैं, फिर रिक्विज़िशन जमा करवानी होती है, फिर जिस दिन इजलास हो उनको पूरा करना होता है। वो और फिर उसके अलावा जो पार्टी की हिदायत होती है उसके ऊपर हमने देखना होता है कि ये जो बिल आ रहा है, जैसे ये डेफर्मेशन बिल था, दूसरे बिल आते हैं तो हमने उस पर अपना जो है वो जमा करवाने होते हैं कि हमारे ये एतराज़ात है, वो हम जो है वो असम्बली में जमा करवाते हैं, फिर उसके ऊपर हमने बात करनी होती है। तो सारा ये बिज़नेस जो असम्बली का है ना, ये चीफ व्हिप की ज़िम्मेदारी होता है। ये क्लास के सीआर की तरह ही होते हैं। नहीं, सीआर की इतनी ड्यूटी नहीं होती, सीआर की ड्यूटी होती है थोड़ी पढ़ाना, क्योंकि टीचर नहीं होता, फेल पास की ड्यूटी उसकी नहीं होती, चीफ व्हिप की होती है। अच्छा, आप फेल पास भी कर सकते हैं। आपने कभी अपने दौर में किया किसी को? नहीं, नहीं, फेल पास का मतलब ये है कि मैं ये वो
इम्तिहान तो बोर्ड लेगा, लेकिन हमारा मतलब है कि टीचर की ज़िम्मेदारी होती है उनको पढ़ाना भी। तो हमारे जो है इनके जो है सारा तैयारी करानी, सारा कुछ करना कि हमारा स्टांस यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो सारा उनको साथ लेकर चलना। आपका तजुर्बा कैसा रहा इस दौर में? हाँ, नहीं पिछले दौर में भी ठीक था, इस दौर में भी ठीक है। तो बाकी जो है सबकी मुश्किलात एमपीएज़ आते हैं, उनकी कइयों के घरों को तोड़ दिया गया, कइयों के कई मसले होते हैं, किसी को जेल में भेज दिया गया, किसी ये मुकदमात हैं। तो फिर सबको हमारे आपको पता है अपोज़िशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन थे, उनको 10 साल सज़ा हो गई है। राय मुर्ज़ा साहब थे, उनको 10 साल हो गई है। और उसके अलावा हमारे इस्माइल सीला साहब थे, अंसर हरल साहब थे, ये कई एमपीज़ हमारे हैं जिनको जुनैद साई साहब थे, इनको सज़ाएँ हुई हैं। तो अब हम उसके लिए जो है हमें काफ़ी मसाइल हैं, हमारे लोग कुछ कम हो गए। गुज़िश्ता दिनों के अंदर 26 अरकान को मुअत्तल भी किया गया, उसके अंदर आपका भी नाम था और उसकी जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसका भी हिसाब थे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? इसके बारे में तो यही कहूँगा कि ये जो साल में 1 दफ़ा होता है ना, वज़ीर आला आती हैं, तो बजट की तकरीर के दौरान जो मामलात हुए तो हमने उनको याद करवाया कि पिछले साल आपने कहा था कि मैं बच्चों को दूध पिलाऊँगी, तो हमारे बच्चों को दूध नहीं मिला, न्यूट्रिशन की कमी है, क्या जंग में नहीं है। तो ऐसे पूरे पंजाब में आपने नहीं लोगों को बच्चों को दूध पिलाया। दूसरा आपने कहा था वाई-फाई की सहूलत होगी, वो नहीं है। लाहौर के अंदर लो हर जगह होगी, लेकिन वो है कि प्रोमिनेंट किया है। हाँ, वो कहीं भी नहीं है। हम उनको पुराने वादे याद कराते हैं, लेकिन वो जो लोग उनको तकरीर लिख कर देते हैं, वो डायरी पढ़ाते हैं ना मौके पर पढ़ने के लिए देते हैं, वो बाद में छुपा लेते हैं या उसको आग लगा देते हैं। उनको पता ही नहीं होता मैंने क्या-क्या वादे किए हैं, उन पर क्या-क्या काम करना है। तो अब जो है फिर इस वजह से जब हम एहतजाज करते हैं तो वो हमें मुअत्तल कर देते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि जैसा एहतजाज बजट के दिनों के अंदर किया गया, क्या वो जो आपने हलफ उठाया हुआ है उसके मुताबिक है या फिर बिल्कुल उसके मुताबिक है। देखिए उसके मुताबिक है, ये पिछले 20 साल से हो रहा है, 30 साल से हो रहा है, 40 साल से कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये हर दफ़ा ही हो रहा है। असल में बजट जो है ना, वो जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब पेश करते हैं, जो वज़ीर आला पेश करती हैं, उसकी हर आदमी को एक-एक जो है कॉपी दे दी जाती है कि आज इन्होंने ये पढ़ना है, वो हमारे पास होती है। वो हम जब पढ़ते हैं तो वो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना, वो दोनों जो है 200 पर चले जाते हैं, नीचे वाला भी ऊपर वाला, कि यार ये इतना बड़ा झूठ ये कैसे चलेगा? तो उस पर हम एहतजाज करते हैं तो वो फिर तो पता ये तो कोई ऐसी बात नहीं है उधर किसी ने बजट सुना नहीं, बजट हर एक के हाथ में होता है, वो पढ़कर बैठे होते हैं। सर स्पीकर पंजाब असम्बली उन्होंने भी इस पे मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि कापियाँ फाड़ी गईं और जो वज़ीर ख़ज़ाना थे उनके मुँह पर मारी गईं। क्या ये एथिकली असम्बली के असूल व ज़वाबित के खिलाफ़ नहीं है ये जो आपने हलफ़ उठाया उसके? आप ना हम पिछले अगर आप 18 में चले जाएँ तो यही लोग थे जो सारे कापियाँ फाड़ते थे, सारा कुछ करते थे। तो मैं क्योंकि पहली दफ़ा आया, ये तीसरी दफ़ा था, मैंने तो सारा कुछ इनसे ही सीखा है। तो बाकी जो आप कहें कि ये कोई नया काम हुआ, नया काम नहीं हुआ। बाकी जो मुज्तबा शज़ार मान साहब की कॉपी को जो फेंकने वाली बात है, लगने वाली बात है, देखिए ये नहीं होना चाहिए। कॉपियाँ नहीं किसी के ऊपर फेंक दी गई, बाकी वो अपनी तरफ फाड़ कर तो फेंक सकते हैं। तो ये सारे यही करते थे एहतजाज वाले दिन, लेकिन उस वक़्त जो थे, सब लोग जो थे, बुज़दार साहब थे, उनकी तकरीर जो थी उस वक़्त हमारे बिल्कुल टेबलों के आगे आ जाते थे, बड़ा एहतजाज होता था, तो बड़ा तो कोई आप निकलवा कर देख लें, अगर कोई उससे मुख्तलिफ है तो मैं, लेकिन उस वक़्त ये नहीं होता था कि हर बजट के ऊपर सबको मुअत्तल किया जाए। बुज़दार साहब के आगे ये आ जाते थे, सब कुछ होता था। इसी तरह कागज़ फेंकते थे, सर हम हाथों से वो कागज़ रोकते थे कि बुज़दार साहब पर ना जाए। तो लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है, तो इन्होंने पीछे से जहाँ से ऑर्डर आते हैं, वहाँ से आते हैं, तो इन्होंने ये मुअत्तल करना ही होता है। अच्छा राणा साहब लाइवस्टॉक और डेयरी सेक्टर के आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे हैं। तो उसके हवाले से आपने कौन-कौन सी खिदमत सर अंजाम दी हैं? देखिए, उस वक़्त बड़ी स्कीमें लाए थे हम, ये जो थे, उस वक़्त एक तो हम ये लाए थे कि हर जो थे घर में हमने गाँव के अंदर मुर्गियों की स्कीमें लाए थे। 5 मुर्गियाँ एक मुर्गा दे रहे थे घरों के अंदर, जिसे लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया और उनको बड़ी जो थे उनमें वैक्सीन लगाई गई थी कि उनको बीमारी ना आए, रानीखेत जिससे सारी मर जाती एक दफ़ा में। तो वो जो मुर्गियाँ थी लोगों ने ली, उनके घर एक-एक यानी कि किसी ने ले लिए तो उनके घर रोज़ाना 8-8 10-10 अंडे होते थे। अंडा
देसी अंडा 50-50 60-60 रुपए का बिकता था। क्या ये सर पूरे पंजाब में किया गया? जी, जी, पूरे पंजाब में। लेकिन ये तो मुझे लगता है कुछ जगहों पे हुआ है, क्योंकि हमारे इलाके में तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। आप ज़रा अपने इलाके का नाम बताएँ। अलीपुर चट्ठा के अंदर। अलीपुर चट्ठा के अंदर जो थे ना जी, हमने वो एक देखिए ये जो चीज़ होती है ना, मुर्गियाँ बननी है, ये कोई ऐसा नहीं होता कि कोई मशीन से निकाल इसी तरह ये एक टर्न वाइज़ टर्न आता है। लेकिन आप अपने वो जो थे अलीपुर चट्ठा के अंदर मुझे पता था कि 2 जो थे ना मैंने खुद भिजवाए थे। उसके 2 जो ट्रक होते हैं ना जी, वो हम कुरान-अंदाज़ी के ज़रिए निकालते थे। अच्छा, अगर आप कहें कि मतलब ये कि हर बंदे को नहीं, नहीं, नहीं ये गाँव हर देखिए ना जी, हर तहसील के अंदर और गाँव के अंदर इतनी तो है नहीं ना कि क्या नाम है कि हमारे पास कि हम जो थे हर घर में थे, जहाँ जितनी वो लोग लेना चाहते थे, कई लोग नहीं पसंद करते। वो कहते ये बिट्ठें करती हैं, गंद डालती हैं। शहरों में नहीं थे, गाँव में ये लोग पसंद करते थे। पसंद करते हैं। तो जिन्होंने देसी अंडे खाने होते थे, बाकी कई जगह थे कि जिन्होंने जो लोग बड़े ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने इकट्ठे बच्चे की स्कीमें थी दूसरी सी, तो उस वक़्त जो थी कि इसको बड़ा हमने हर जगह तक जो उनकी सेहत के बारे में था, उसको बड़ा बनाया कि हर जगह इनकी सेहत का ख़्याल किया जाए और फिर नए जो स्टूडेंट थे, इनके दाखिलों के लिए और उनके लिए कि बच्चों को तालीम दी जाए क्योंकि हमारी जो इसको इसका गोश्त जो है दूसरे मुल्कों में भेजा जाए, इसकी पैदावार बढ़ाई जाए। हमारा अब गोश्त देखिए आप मिडल ईस्ट तक जा रहा है, हर जगह जा रहा है। तो दूध की पैदावार और गोश्त की बढ़ाने के लिए इस पर बहुत काम हुआ है। इसके बाद अगर किसानों पे ना बात की जाए तो वो भी नाइंसाफ़ी है। किसानों के लिए अभी इस हुकूमत में जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए जी, इस गवर्नमेंट ने किसानों के साथ इतना ज़ुल्म किया है जितना किसी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। आप देखें कि पिछले साल हमने कहा इन्होंने गंदम नहीं खरीदी। इस साल हमने कहा जी पिछले साल इन्होंने 6 बैग हम पर एकड़ लेंगे। देखें 1 एकड़ से जब निकलेंगे ही 16 बैग, 18 बैग आप 6 ले लेंगे तो बाकी किधर जाएँगे? ये मैं 2023-24 वाली फसल की बात कर रहा हूँ। 24 में जो गवर्नमेंट बनी थी जो अब अप्रैल में गंदम आई थी इन्होंने 25% खरीदी बाकी नहीं खरीदी। उसकी वजह से लॉस बड़े हुए। अब जो 2024-25 की फसल थी जो अप्रैल में आई है, उसके ऊपर इन्होंने एक पॉलिसी दे दी थी। इन्होंने कहा जी कि हमें आईएमएफ ने रोक दिया, तो हमने गंदम नहीं खरीदनी। तो स्पीकर साहब को जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा जी राणा साहब गवर्नमेंट जो है वो आउट ऑफ बिज़नेस है बीट में। तो आप ये बात गवर्नमेंट को बताई गई, हमें बारहा बताई लेकिन वो इस बात पर नहीं आ रहा है। तो एक उनकी मैडम है उन्होंने आकर असेंबली में स्पेशल असिस्टेंट है सीएम की, उन्होंने आकर वो एक पॉलिसी दे दी जी, कि आप ये गंदम जो है हमारे गोदाम पड़े हैं उधर रख लें, हम बैंक को कहेंगे आपको पैसे देंगे उधर, वो हम उसका सूद हम भरेंगे, तो आप फिर 4-5 महीने बाद अपनी 6 महीने बाद जब बेचेंगे, तो आप बेच दें, उस वक़्त रेट ठीक हो जाएगा। आज आपको 2000 मिल रहा है तो रेट ठीक नहीं है, हमें पता है आपका नुकसान है, तो हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको ट्रैक्टर देंगे, हम आपको खाद देंगे, हम आपको बीज देंगे, हम आपको दवाइयाँ देंगे, हम आपको किसान कर्ज़े देंगे, हम आपको ये देंगे। उन्होंने ना जी हमें एक लंबा-चौड़ा ना वो लेक्चर दे दिया। तो अब पिछले 5-6 दिन पहले इजलास था, स्पीकर साहब भी बैठे थे, तो मैंने कहा जनाब वो मैडम जो थी उस दिन के बाद आज तक नहीं आई, हमें उनसे मिलवाएँ। ये जो सारे झूठ बोले थे, ये सारे अब अवाम के सामने आ गए हैं। गंदम का रेट तो ये अब ठीक हो गया है, 4000 हो गया, 3800 4000 हमें वो 36-3700 में कास्ट करती थी। तो लेकिन वहाँ पैरा फ़ोर्स जो आ गई है, आपने महकमा फूड आपने ख़त्म कर दिया था, तो अब महकमा जो ख़त्म हो गया उसका डीएफसी भी ज़िंदा हो गया, वो भी अब हमारे घरों में आ रहे हैं, पुलिस को भी ला रहे हैं, पैरा फ़ोर्स को भी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास जो अब हमने 15 अक्टूबर के बाद जो गंदम काश्त करनी है उसका बीज पड़ा हुआ है, हमारी खाने वाली गंदम पड़ी हुई है, वो उसको उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अब इसका रेट हुकूमत ने 3000 रुपए फ़िक्स कर दिया था। उस वक़्त तो आपकी ने कहा था जी कि गवर्नमेंट इसका रेट चाहे ₹500 हो जाए, बेशक ₹50,000 हो जाए, गवर्नमेंट ने नहीं ये खरीदनी। ना गवर्नमेंट इसके ऊपर रेट को फ़िक्स करेगी, आईएमएफ का अब आपको क्या मसला बन गया कि अब आपने आईएमएफ का भी जो है वो लबादा जोड़ा था वो भी उतार रहे हैं, तो अब हम किधर जाएँ? तो ये जो पुलिस हमारे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल कर रही है और उठा रही है, देखिए हाई कोर्ट मुल्तान में भी एक जज ने स्टे दे दिया है इसके ऊपर कि आप नहीं रोक सकते गंदम को बाहर जाने से। लोगों की गंदम है, आपने तो पहले ये पॉलिसी दी हुई है। तो अब जो है इन्होंने इतनी गलत पॉलिसियाँ थी इनकी ये किसानों के लिए, अब इनको तकरीबन जो थी वो 20 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है बाहर से मंगवानी पड़ेगी। उसकी वजह क्या बनी? गंदम नहीं शॉर्ट थी।
उसकी वजह बनी, उसका रेट इतना कम था, जहाँ पर नक्कू, टोटा, चावल, मक्की डलनी थी ना फ़ीड्स में, जो ये मुर्गियों की फ़ीड है, जो फ़िशरीज़ की फ़ीड है, उसमें उन्होंने गंदम और ये चोकर आटा इस तक स मिलाना शुरू कर दिया। उस वजह से ये गंदम अब कम हो गई, क्योंकि उससे रेट कम था, उनके ज़्यादा थे, तो उनकी जो बाई प्रोडक्ट्स थी, उससे हमारा मेन प्रोडक्ट सस्ता था, उन्होंने वो डाल दिया। तो इस वजह से ये गंदम की अब जो है, इनको बाहर से मंगवानी पड़ेगी और मुल्क का इतना नुकसान होगा, हमारे जो डॉलर थे, ज़र मुबादला था, वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमें बाहर से गंदम मंगवानी पड़ेगी और ये वही जो माफिया है, वो इसमें सरगर्म होगा, जिसने इस मुल्क को 3400 मेट्रिक टन गंदम पहले मंगवाकर जिसने सब किसानों को और हुकूमत को ख़राब किया, जिसने पैसा कमाया। तो किसान की हालत बहुत ख़राब हो गई है। अब ये जो कपास है, वो भी ख़त्म हो गई है, मुंजी भी ख़त्म हो गई है, गंदम में पहले उनको लॉस हो गया, कमात के ऊपर से पानी गुज़र गया, वो भी ख़त्म हो गया। अब इनको इतना लॉस हो चुका है, ये इनको 4-4 लाख रुपया, साढ़े 3-3 लाख रुपया पर एकड़ लॉस हो गया। अब गवर्नमेंट इनको अगर 20,000 रुपया देगी, तो ये कहाँ पर जाएँगे? तो ये अगर लॉस पूरा करने में इनको तकरीबन 5-7 साल लगेंगे ये लॉस पूरा करने के लिए। देखिए, इनके खर्चे तो नहीं खत्म हो रहे हैं। इसी तरह 4 लाख ये खर्च है, बाकी इन्होंने बच्चे भी पढ़ाने हैं। इन्होंने अपने कपड़े भी लेने हैं, बच्चों की शादियाँ भी करनी है, दूसरे दुनिया की शादियों में भी जाना है, दूसरे ज़िंदगी के मामलात भी करने हैं। तो इनके वो खर्चे चल रहे हैं। लेकिन इनको आगे नज़र भी कोई नहीं आ रहा कि इनकी कहीं से इनको आमदन आ जाएगी, ये अपना गुज़ारा कर लेंगे। अब वो तमाम जो लोग हैं, वो ज़मीन बेच रहे हैं, ज़मीन का गाहक कोई नहीं है, क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं है। तो ये बड़े परेशानी की हालत में है, तो इसको अब मेरा ख़्याल है 7-8 साल लगेंगे। अब इनके ऊपर जो है वो जो बैंक इनके पीछे पड़ जाएँगे, जिनसे इन्होंने कर्ज़े लिए हुए हैं, वो इनको घरों में आकर बैठ जाएँगे। फिर वो जो थे हमारे इनको मार्कअप लगेंगे, फिर ये ज़राई टैक्स वाले चले जाएँगे, फिर तहसीलदार चले जाएगा, फिर नंबरदार मामला लेने के लिए चले जाएगा। तो अब ये परेशानी के आलम में ही गुज़ारेंगे। सर, ये तो मसले मसाइल हैं। आप हुकूमत को क्या इसके हवाले से कहना चाहेंगे कि वो इसके ऊपर क्या काम करें? देखिए जी, जो इन्होंने कहा था ना, आउट ऑफ व्हीट बिज़नेस हो गया है। ये व्हीट हमारी जो है पंजाब की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमने 12 करोड़ अवाम का सूबा है, हमने लोगों को खुराक मुहैया करनी है। अब देखें, रेट तो फिर बढ़ गया, रोटी तो कहीं से ₹12 की नहीं मिल रही। जब ₹12 की मिली थी, गवर्नमेंट ने तो नहीं कोई सब्सिडी दी की थी, वो किसान के अपने खून देकर वो सस्ती की थी। वो गंदम ही इतनी सस्ती हो गई थी, रोटी ₹12 की। अब जो है बाहर से गंदम मरवाएँ और रोटी ₹12 की करें। ये जो कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये सारा और सारा जो है वो सिर्फ़ इश्तिहारी मुहिमों पर चल रहा है। अब रोटी ₹12 की करें। अब रोटी कहीं से ₹12 की, आप गंदा कहीं से चक्की से गंदम और आटा लेकर देख लें, आपको रेट पता लग जाएगा। कोई ये नहीं कि आपको 5,000 से कम आटा नहीं मिलेगा। उसमें से चोकर भी निकला होगा, मैदा भी, मैगी एंड में उसमें से निकली होंगी, सूजी निकली होगी, मैदा निकला होगा, लेकिन आपको वो जो सस्ता आटा है, वो भी ₹5,000 का मन मिले। इसके बाद हमारा एक रैपिड फायर का सेक्शन है, उस पे जाते हैं। कप्तान से ज़्यादा क्रिकेट आती है या सियासत? देखिए जी, हमें तो क्रिकेट भी नहीं कप्तान से ज़्यादा आती, तो सियासत भी नहीं कप्तान से ज़्यादा आती। पंजाब असेंबली की चाय या घर की चाय? घर की चाय। तकरीर लिखना मुश्किल या सुनना? तकरीर जो है ना जी, सुनना ही मुश्किल है। कोल्ड ड्रिंक या समोसा? दोनों मिक्स। मीटिंग में सेल्फियाँ ज़्यादा या डिस्कशन? डिस्कशन। अगर सियासत में ना होते तो आज क्या कर रहे होते? अगर सियासत में ना होते, तो आज हम ज़िम्मेदारा कर रहे होते, बिज़नेस कर रहे होते, अपना काम कर रहे होते। अच्छा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हमारा एग्रीकल्चर लैंड भी है, तो मेरी कॉटन फैक्ट्री भी है, राइस मिल भी है, तो वो लेकिन बंद है, अभी चल नहीं रही। जब हालात इजाज़त होगी तो फिर चलेगी। ज़ाती ज़िंदगी में कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है? ज़ाती ज़िंदगी में ज़िंदगी के मुतल्लिक़ा सारी चीज़ें ही अज़ीज़ हैं। नहीं, कोई स्पेसिफिक होती है जिससे बड़ा लगाव होता है? बस ये अपने अवाम जो है, लोगों के साथ बड़ा लगाव है, दोस्तों के साथ, अज़ीज़ों के साथ, बच्चों के साथ, हल्के की अवाम के साथ, सबके साथ लगाव है। अगर अपनी ज़िंदगी को एक नज़म में बयान करने का मौका मिले तो कोई नज़म या शेर हमारे नाज़रीन के लिए इरशाद फरमाएँ। पहले तो दस्तार बचाना मुश्किल था, अब तो डर है कि दस्तार के साथ सर भी ना चला जाए। थैंक यू सो मच। जी।
इसी के साथ हम अपने शो का एख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।